अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन कराऊंगा। अब मसला है मेरे पास कोई अलग से पेशेंट नहीं है, नहीं तो मैं अपने ऊपर ही करके दिखाऊंगा और होपफुली इसी समझ में आ जाए। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले ऑब्वियसली हमने कंसेंट लेना होगा। कंसेंट हम किस तरह लेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम XYZ है, मैं इस तरह फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आप पे मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। ये कह के अब आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। अब दो अप्रोचेस हो सकती हैं, या तो आप फेस से शुरू करें या आप हैंड से शुरू करें। मुझे जो अच्छी लगती है, मैं हैंड से ज़्यादा कन्वीनियंट लगती, तो मैं हैंड से लेके बताऊँगा। अब हैंड्स में क्या होगा कि सबसे पहले आपने कहना है कि अपने हाथ इस तरह करें, या अगर लेट सपोज डॉक्टर यहाँ खड़े हैं तो हाथ इस तरह करके रखें और चेक कर लेने पहले कि हैंड्स में ट्रेमर्स तो नहीं है। उसके अलावा और क्या कहते हैं, जो चीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी होगी कि मैं जो कराता हूँ हैंड्स को यूँ करके पहले इस तरह करें और फिर इस तरह करें। इसमें एक नॉर्मल हम क्या कहते हैं चेक कर लें कि हैंड में कोई डिफॉर्मिटी तो नज़र नहीं आ रही, कोई हैंड में स्वेलिंग वगैरह तो नज़र नहीं आ रही। जिस तरह अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट होगा, उसके हैंड में क्या कहते हैं जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ होगी और स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ हैंड्स में बाकायदा नज़र आ रही होंगी। तो यूं यूं करा के दोबारा इस तरह रखवा लेना है। अब इस तरह रख के नेल से सबसे पहले शुरू करना है। नेल्स में क्या शुरू करना है, नेल्स में शुरू करना है कि इस तरह पहले कैपिलरी रीफिल प्रेशर चेक करना है, एक या दो उंगलियों में, दोनों हाथ की। क्या कहते हैं कैपिलरी रीफिल प्रेशर अगर प्रोलॉन्ग मिलेगा तो वो डिहाइड्रेशन को शो कर रहा होगा। कैपिलरी रीफिल प्रेशर के बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है, देख के नेल को देख के चेक कर लेना है कि उसमें कोयोनिकिया तो नहीं है। कोयोनिकिया में जो नेल्स होते हैं बेसिकली स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं। अभी जो मेरे नेल्स हैं वो नॉर्मल हैं। जो स्पून शेप नेल्स होते हैं वो किसका साइन होता है, वो भी होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो साइन होता है। उसके बाद हमने चेक कर लेनी है क्या कहते हैं कोयोनिकिया के बाद स्प्लिंटर हेमरेजेस। स्प्लिंटर हेमरेजेस हमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में मिलते हैं। उसकी मैं तस्वीर दिखा देता हूँ इस तरह की। ये स्प्लिंटर हेमरेजेस होते हैं। स्प्लिंटर हेमरेजेस के बाद हमने क्या करना है, स्प्लिंटर हेमरेजेस के बाद हमने बेसिकली ये कहते हैं चेक करना है क्लबिंग के लिए। क्लबिंग के भी दो उसके वो होते हैं। एक तो पेशेंट के पेशेंट के जो हैंड्स हैं उनको अपने आई लेवल पे रखना है। आई लेवल पे रख के जो कार्ड है, कार्ड के थ्रू इस तरह करेंगे। अब मुझे ये कहते हैं इस तरह करके हमने चेक करने के कार्ड और जो ये नेल प्लेट है इसके दरमियान कोई वो हमको डिस्टेंस नज़र आ रहा है या कोई गैप नज़र आ रहा है। नॉर्मली नज़र आता है जिनमें क्लबिंग नहीं होती, उसमें तस्वीर में सही, वीडियो में सही शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली छोटा सा गैप होता है। अगर वो छोटा सा भी गैप मिल जाए इसका मतलब है क्लबिंग प्रेजेंट नहीं है। अगर तो वो गैप ना मिले, मतलब ये टच कर रहा हो नेल प्लेट के साथ, तो उसका मतलब होता है कि क्लबिंग प्रेजेंट है। क्लबिंग के मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या कॉल्स होती हैं। दूसरा जिससे हम क्लबिंग चेक करते हैं वो होता है शैमरॉथ साइन। शैमरॉथ साइन क्या होता है कि शैमरॉथ में अपने पेशेंट से बोलना है अपने हाथ इस तरह करें। इस तरह करके भी आप ये देख सकते हैं अगर नज़र आ रहा हो, जो कि इसमें नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये छोटा सा जो होल है ना, ये जितना मेरी बीच में फोर हेड नज़र आ रहा है, ये जो छोटा सा गैप है, इसका ये मतलब है कि अभी क्लबिंग नहीं है। जिन लोगों में क्लबिंग होगी उन लोगों में बेसिकली यहाँ पे जो कहते हैं वो होल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो क्लबिंग, कोइलियोनिकिया और आपने स्प्लिंटर हेमरेजेस चेक कर लिए, कैपिलरी रीफिल प्रेशर चेक कर लिया, कैपिलरी रीफिल प्रेशर। उसके अलावा हमने जिन पेशेंट में सोरियासिस होगा, सोरियासिस की भी मैं तस्वीर दिखा देता हूँ एज इट वॉज सीन इन अवर OPD। जिनमें सोरियासिस होगा उनकी नेल प्लेट पे हमको छोटे छोटे पिट्स नज़र आ रहे होते हैं। जिनमें सोरियासिस नहीं होता वैसे नॉर्मली नहीं नज़र आ रहे होते। ये सब करके फिर हमने क्या करना है, हमने पैल्पेट करने हैं हैंड्स के लिम्फ नोड्स। हैंड्स के कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं या फिंगर्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, हबर्डन्स और बुशर्स लिम्फ नोड्स। जो हमारे पास ये हैंड्स हैं इनकी ये जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पे यहाँ पे बुशर्स लिम्फ नोड्स होते हैं, एंड जो डिस्टल है यहाँ पे हमारे पास हबर्डन्स लिम्फ नोड होते हैं। मैंने इसका जो नमूने याद रखा हुआ है BP के बुशर्स इन प्रॉक्सिमल एंड HD हबर्डन्स इन जो डिस्टल। बुशर्स और हबर्डन्स लिम्फ नोड पैल्पेट करने यूजली ये है कि हर हैंड में एक या दो उंगली पे बस पैल्पेट कर लेना, सारी उंगली पे पैल्पेट नहीं करने। अगर तो एक उंगली एक फिंगर में हमको मिल जाते हैं देन हमको सारी फिंगर में करने होंगे, वरना दोनों हैंड में बस एक या दो फिंगर पे करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता, टाइम आपने कोशिश ये करनी है कि 3 मिनट्स के अंदर या 3.5 मिनट्स के अंदर GP पूरी हो जाए। तो वो करके फिर बस आगे जो भी एग्जामिनेशन है उस पर चले जाते हैं। अगर तो हमको मिल जाते हैं लिम्फ नोड, इसका ये मतलब है कि वो जो पेशेंट होगा यूजली ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होगा, क्योंकि उसमें जो हमको लिम्फ नोड्स मिलने होंगे वो बेसिकली ऑस्टियोफाइट्स को शो कर रहे होंगे कि वो ऑस्टियोफाइट्स निकले होते हैं बोन्स में से। मैंने क्लबिंग बताया था, क्लबिंग के मैंने कहा था कि कहते हैं वो बताऊंगा कॉजेज़ क्या होती हैं क्लबिंग की। बहुत सारी कॉज हो सकती हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी में हो सकता है। रेस्पिरेटरी कॉज हो सकती हैं कि कोई भी ऐसी डिसीज जिसमें लंग का फाइब्रोसिस हो जाए या कोई लंग कैंसर हो। फॉर एग्जांपल TB में भी लंग की एपेक्स का फाइब्रोसिस होने लग जाता है। लंग का कैंसर हो, लंग में एब्सिस हो गई हो, ब्रोंकिएक्टेसिस हो या एम्पाइम हो, उस केसेस में भी क्लबिंग मिलेगी। कोई साइनोटिक हार्ट डिसीज हो, अगर हम कार्डिक कॉजेज़ की बात करें, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसमें भी क्लबिंग मिलेगी। अगर किसी को कोई एब्डोमिनल मसला है, मतलब मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या क्रोन्स डिजीज़ है, या फिर वो है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, तो इन केसेस में भी क्लबिंग मिलती है। मतलब ये जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा एब्डोमिनल की, रेस्पिरेटरी की एंड प्रीकॉर्डियल की,
तो इन तीनों एग्जामिनेशन में हमको, जब हम एग्जामिनेशन पूरी कर लेते हैं, फिर एग्जामिनर कहता है कि आप कुछ रेलिवेंट करना चाहते हैं कि चेक करने के लिए, अपने डायग्नोसिस को फर्दर कंफर्म करने के लिए, तो हम इन तीनों एग्जामिनेशन में क्लबिंग को एज अ रेलिवेंट रखते हैं। क्लबिंग, कोलियोनिकिया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, जॉइंट्स डिफॉर्मिटी, हबर्डन एंड बुशर्स लिम्फ नोड, फिर हैंड को इस तरह करवाने, इस तरह करवा के हमने चेक कर लेना है यूं करके दोनों हैंड्स में इस तरह करके कि पेशेंट को स्वेटिंग तो नहीं है, पेशेंट का जो वो है बल्क है नॉर्मल, थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस का वो नॉर्मल है। और जो दूसरी चीज़ हमने चेक करनी, वो हमने चेक करनी है इसमें डुपोइट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन। डुपोइट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली ये होता है कि जो यहाँ पे कह लें आपकी ये मिडिल फिंगर से लेके इधर तक लिटिल फिंगर तक, यहाँ पे पाल्मर वो हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिंगर्स जो है ना वो इस तरह करके हो जाती हैं, स्ट्रेट नहीं होती, यूँ कॉन्ट्रैक्चर्स आया होता है। तो जब हम पेशेंट में यूँ करके नीचे करते भी हैं ना उनकी पेशेंट डुपोइट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन को चेक करने का तरीका ये है कि पेशेंट की फिंगर्स को इस तरह करेंगे। अगर तो जिस तरह मेरी नॉर्मल है यूँ करके नॉर्मली ऊपर आ रही हैं और स्ट्रेट ही हैं तो प्रेजेंट नहीं है। जिनको डुपोइट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर होगा उनकी या तो फिंगर्स इस तरह ही रहेंगी जब नीचे करेंगे, या जब वो ऊपर भी आएंगी ना तो ऊपर आके वो स्ट्रेट नहीं होंगी, यूं करके ऊपर आ रही होंगी, क्योंकि उनकी फिंगर्स जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पा रही होंगी। तो इस तरह डुपोइट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन चेक करना है। और जो एक चीज़ मैंने बताई थी, जब सबसे पहले जो ट्रेमर्स के बताए थे, ट्रेमर्स में याद रखना है, अगर तो कोल्ड स्किन हो विथ स्वेटिंग एंड विथ ट्रेमर्स देन दैट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी। वेयरएस अगर वार्म स्किन हो, वार्म पाल्मर स्किन हो विथ ट्रेमर्स एंड विथ क्या कहते हैं वार्म स्किन हो, ड्राई हो एंड विथ ट्रेमर्स हो, तो दैट्स अ साइन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसमें जो एक और चीज़, जो लास्ट चीज़ हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि हमने पाल्मर क्या कहते हैं पैलेट चेक करना है एनीमिया को शो करने के लिए। अपनी पाम से पेशेंट की पाम को वो करना है, तो मैं तो खुद ही पेशेंट बना हूँ, तो अपनी पाम को पेशेंट की पाम के साथ इस तरह रख के वो करना है, कंपेयर करना है। अगर तो पेशेंट की पाम पेल है तो उसका मतलब उसको अनीमिया है, पेशेंट की पाम पेल नहीं है, आप जितनी नज़र आ रही तो वो नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ हमारी हो गई हैंड्स की। उसके बाद हम यही नीचे आएंगे, नीचे आके यहाँ पे इस रीजन में, या डिपेंडिंग ऑन राइट हैंड की करें, इस रीजन में हमने क्या कर लेनी है, हमने लेनी है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स लेनी है, घड़ी पहनी होनी चाहिए, अभी मैंने घड़ी पहनी भी नहीं है। बेटर यही होता है कि 15 सेकंड्स में पल्स ले लें और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। अगर 15 नहीं तो 30 सेकंड्स में पल्स गिने और जो भी पल्स आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ताकि हम टाइम को कंजर्व कर सकें। और जो एक चीज़ जो मैं अभी बताना भूल गया था, जो कि आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि एग्जामिनेशन के शुरू होने से जैसे ही शुरू करें उसको कर दें, वो ये है कि पेशेंट को बोल देना है कि वो थर्मोमीटर अपनी एक्सेला में डाल ले, क्योंकि जब एग्जामिनेशन फिर जब हम एंड कर लेंगे ना उस वक्त पेशेंट से बोलेंगे कि वो अपना थर्मोमीटर निकाल ले और पेशेंट का हम फिर वो टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वाइटल्स आर इम्पॉर्टेंट। ये करके फिर हमने पल्स ले ली, अभी पेशेंट ने वो डाला हुआ है, थर्मोमीटर डाला हुआ है। अब हमने लेना है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लेने का तरीका यही है कि जो बेसिकली आपकी ये जो वायरिंग है, क्यूबिटल फॉसा जो है, क्यूबिटल फॉसा से 2 सेंटीमीटर ऊपर इसको इस तरह करके रखना है। एंड कोशिश ये करनी है कि जो आपकी वायरिंग्स हैं, वायरिंग्स को मीडियल साइड पे होना चाहिए। मतलब इस तरह मैंने यहाँ पे भी बांध लिया, तो ये जो वायरिंग्स है मेरी, ये हैंड की मीडियल साइड पे, टाइटली अभी मैंने नहीं बांधा है, इस तरह वायरिंग्स बांध लेनी है। उसको लगा के ब्लड प्रेशर ले लेना है। ब्लड प्रेशर लेने के भी 2 डिफरेंट तरीके हैं। और ब्लड प्रेशर लेके फिर ये याद रखना है कि जो हम स्टेथ होगा, स्टेथ की जो डायफ्राम होगी उसको इधर रखना है, यहाँ पे इस रीजन में ब्रेकियल पल्स मिलती है। बेसिकली मीडियल 1/3 एंड लेटरल 2/3 वाले लेवल पे, क्यूबिटल फॉसा के लेवल पे हमको यहाँ पे मिलती है ब्रेकियल पल्स, और यहाँ पे हमको वही ब्लड प्रेशर लेते हैं। जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी इसका मतलब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जैसी आवाज़ आना ख़त्म हो जाएगी इसका मतलब वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और ये जो आवाज़ होती है उस आवाज़ का नाम क्या होता है, दैट आवाज़ इज़ बेसिकली नोन एज कॉटरकॉफ साउंड्स। एंड ब्लड प्रेशर लेने के भी डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग यही करते हैं कि कफ लगा के फिर फ़ौरन स्टेथ लगा देते हैं, या इसका एक और एक्यूरेट मेथड ये कि जब कफ लगा लें, जब कफ को हम वो कर रहे होते हैं, इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अपना हैंड रेडियल पल्स पे रखें। जैसे ही रेडियल पल्स एब्सेंट हो जाए ना, वैसी जो वो होगा मीटर होगा उसको बस 10 to 20 मिलीमीटर्स ऊपर लेके जाना है, एंड देन कफ को डिफ्लेट करके ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है। तो वो है जो भी मेथड बेटर लगे उससे ब्लड प्रेशर ले लेना है। ब्लड प्रेशर लेके अब हम आ जाएंगे फेस पे। हैंड्स की सारी हो गई, अब हम आ जाएंगे फेस पे। फेस पे हमने क्या करना है, नॉर्मल फेशियल सिमेट्री चेक करनी है। टंग डिप्रेशर मेरे पास है नहीं, मैं इसको टंग डिप्रेशर यूज़ कर लेता हूँ। हेयर का टेक्सचर चेक करना है, चेक करना है कोई वो तो नहीं है, आपकी डैंड्रफ तो नहीं है हेयर में। एयर्स के पीछे चेक करना है कि कोई डैंड्रफ तो नहीं है, या कोई जख्म वगैरह तो नहीं, जो कि सेबोरिक डर्माटाइटिस में यूजली हमको मिलता है बिलो ईयर्स, बिहाइंड द ईयर्स। टिप ऑफ द ईयर लोब्यूल्स, टिप ऑफ द नोज एंड आपके ईयर लोब्यूल्स पे साइनोसिस चेक करनी है। उसके अलावा पेशेंट से कहना है कि ऊपर की तरफ देखें, और यहाँ पे कंजंक्टिवा में हमने एनीमिया चेक करना है, और फिर पेशेंट से कहना है नीचे की तरफ देखें, स्क्लेरा में हमने जॉन्डिस चेक करना है। फिर
एंटीरियर राइनोस्कोपी करनी है। एंटीरियर राइनोस्कोपी करने का भी बेसिकली तरीका यही है कि नोज़ को इस तरह करके बस टॉर्च मार लेनी, हल्की सी चेक कर लेनी कि वैसे कोई पॉलिप या डीएनएस तो नहीं है। टंग का ये माउथ की भी टॉर्च से एग्जामिनेशन करनी है कि टंग डिप्रेसर से टंग नीचे रख के ओवरऑल चेक कर लेना है ओरल मिकोजा किस तरह के, माउथ में टंग में ड्राइनेस तो नहीं है। जो लोअर लिप्स हैं, लोअर लिप्स तो ड्राई नहीं हो रहे, जो कि डिहाइड्रेशन में ड्राई हो जाते हैं। साइनोसिस वगैरह तो नहीं मिल रही हमको। और टंग के फिर पेशेंट से कहने के टंग अपनी वो तालू पे लगाएं, ऐ करें। टंग की नीचे भी चेक कर लेना कि कभी कभी जॉन्डिस में ये होता है कि जो टंग की नीचे वाली साइड होती है वो भी येलो होने लग जाती है बहुत एक्सट्रीम केसेस में। तो वो सब चेक करके उसी वक्त यही करना है कि पेशेंट से बोलना है कि अपनी टंग को प्रोट्रूड करेंगे, ज़बान बाहर निकालें, ऐ करें। जब वो ऐ करेगा ना, चेक कर लेनी कि नेक में कोई विजिबल मूवमेंट्स तो नहीं नजर आ रही। अगर किसी को थायरोग्लोसल सिस्ट हो या किसी को ब्रेकियल सिस्ट हो, जैसे ही वो टंग बाहर निकालेगा उसकी सिस्ट मूव करती हुई नजर आएगी। फिर पेशेंट से कहना अपना थूक निकलें, थूक निकलेगा, थायराइड ग्लैंड की मूवमेंट चेक कर लेनी है नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, उसके बाद हमने चेक करने लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स किस तरह चेक करते हैं, पेशेंट के बिहाइंड आते हैं और क्या कहते हैं, या अगर पेशेंट बैठा होगा तो पेशेंट से कहेंगे कि पीछे को करके बैठ जाए और अपनी मिडल और रिंग फिंगर से कौन कौन से लिम्फ नोड्स एग्जामिन करने या पैल्पेट करने। सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्री-ऑरिकुलर, पोस्ट-ऑरिकुलर, एयर के पीछे, यहाँ पे पीछे को ऑसिपिटल। उसके बाद स्टेर्नोक्लीडियम एस्ट्रॉइड के साथ साथ एंटीरियर सर्वाइकल एंड स्टेर्नोक्लीडियम एस्ट्रॉइड के पीछे पोस्टीरियर सर्वाइकल। और फिर सुप्रा क्लेविकल के पेशेंट से कहने कि अपने बाजू को उचकाएं, इस तरह करें, यहाँ पे फिर जाके क्लेविकल के नीचे डीप हमको मिलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर। ये लिम्फ नोड्स हो गए। और हाँ, एक्सिलरी करना। अब एक्सिलरी का तरीका ये है, अगेन मैं तो अकेला ही हूँ, समझो अगर मैं लेफ्ट हैंड की कर रहा हूँ ना, मैं पेशेंट हूँ, आप लोग डॉक्टर हैं, मेरा लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे होगा इस तरह करके। अब आप लोगों ने अपने राइट हैंड से मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने। कौन कौन से करने, जहाँ ये मेरा ये जो है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, मेरा एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, यहाँ पे इस तरह करके ऐसे एंटीरियर लिम्फ नोड्स चेक करने। जहाँ पोस्टीरियर फोल्ड है मेरा यहाँ पे, उधर यूं हाथ लगा के पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड चेक करने। बिल्कुल सेंटर में एक्सेल आके हमने आपके क्या कहते हैं मीडियल चेक करने, या उनको हम सेंट्रल भी कहते हैं, मीडियल या सेंट्रल लिम्फ नोड चेक करने। उसके बाद डीप इन एक्सेला ऊपर की तरफ जाके अपाइकल चेक करने। एंड देन लास्टली जो ये वाला रीजन है यहाँ पे इस तरह ऐसे ऐसे करके ये लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड चेक करने। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, अपाइकल एंड लेटरल, ये 5 ग्रुप्स होती हैं। ये दोनों हैंड्स की चेक करनी होगी। लेफ्ट हैंड एट लेफ्ट शोल्डर फ्रॉम राइट हैंड, एंड राइट हैंड एट डॉक्टर्स राइट शोल्डर एंड डॉक्टर के लेफ्ट हैंड से हम वो चेक करेंगे। ये सब करने के बाद हम एंड में क्या करेंगे, एंड में हम करेंगे चेक करेंगे नीचे फुट के लेवल पे चेक करेंगे आपका पिटिंग एडिमा, जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ किस तरह चेक करते हैं। बेसिकली ये जो मीडियल मैलियोलस है ना, मेरा दोनों पाँव का जो मीडियल मैलियोलस होता है, इससे 2 या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे टिबिया पे हाथ रखना होगा इस तरह करके। दोनों का इस तरह करके आपने हाथ रखना है फॉर अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स, एंड यूं करके आपने छोड़ देना है। अगर तो यहाँ पे पिट बनी तो इसका मतलब पिटिंग एडिमा प्रेजेंट है, पिट नहीं बनी तो इसका मतलब है कि वो पिटिंग एडिमा प्रेजेंट नहीं है। पिटिंग एडिमा के भी बहुत से कॉज हो सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड या उससे रीनल से रिलेटेड, कि रीनल फेलियर हो, नेफ्रोटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो, या पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो, या इन्फीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन हो। उसके अलावा हमारे उससे आ सकते हैं कि लिवर की सिरोसिस ना हो गई हो या मेल न्यूट्रिशन वगैरह ना हो, तो उन सब में भी हमको पिटिंग एडिमा जो है वो मिलता है। कभी कभी ये होता है कि हमको पाँव में एडिमा नज़र आ रहा होता है लेकिन वो पिटिंग नहीं होता। तो वो जो नॉन पिटिंग एडिमा अगर होता है ना, नॉन पिटिंग एडिमा की यूजली कोई लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, मिक्स एडिमा हो सकता है, या वो हो सकता है एंजियो एडिमा। तो ये सब करने के बाद जो एक चीज़ बस मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि हमने रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करना होता है। रेस्पिरेटरी रेट चेक करने का डिफरेंट तरीके हैं। या तो ये है कि जब आप पल्स ले रहे हो, पल्स लेने के साथ साथ ये पेशेंट की ब्रीदिंग मूवमेंट्स चेक कर लें, और पल्स लेने के साथ साथ लेते हैं, या जब आप ब्लड प्रेशर ले रहे हो, ब्लड प्रेशर लेते हुए आप ये कहते हैं पेशेंट का देख लें। या तीसरा ऑप्शन ये कि जब आप पिटिंग एडिमा चेक कर लें उस वक्त पेशेंट के एब्डोमेन की तरफ देख लें कि उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स किस तरह की हो रही हैं। और 15 सेकंड के अंदर, जब 15 सेकंड में हम वो ले रहे होते हैं पिटिंग एडिमा, उसी में 15 सेकंड में चेक कर लें कि रेस्पिरेटरी रेट किस तरह है। क्योंकि अलग से इस तरह पेशेंट को देखना उसके पेट की तरफ वो फिर अजीब सा लगता है। तो 15 सेकंड्स में जितनी भी रेस्पिरेटरी रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। और पेशेंट से ये भी वैसे पूछ लेना है, अगर क्या कहते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के क्या कहते हैं आपको जब आप अपना वो कर रहे हो, कंसेंट ले रहे हो कि आपको पता है आप अभी किधर हैं, आपको पता है कि आपका नाम क्या है। इस तरह करके ये होगा कि जब एंड में हमने प्रेजेंट करना होगा ना अपना फाइंडिंग्स, प्रेजेंट इस तरह करनी होती है कि
एग्जामिनर को भी ये बताना है, पूरी जीपी हो गई कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी एग्जामिन दिस पेशेंट। ये कहते हैं ऑन एग्जामिनेशन माय पेशेंट वाज कॉन्शियस एंड वेल ओरिएंटेड विद टाइम एंड स्पेस। अगर तो ये पूछा हो कि आपको पता है कि आप अभी किस जगह पे बैठे हैं, इसका मतलब है कि ही इज़ वेल ओरिएंटेड विद टाइम एंड स्पेस। अगर ये चीज़ नहीं पूछी तो बस एग्जामिनर को ये बता देना कि माय पेशेंट वाज कॉन्शियस। सबसे पहली चीज़ जो जीपी में बतानी वो बतानी वाइटल्स कि माय पेशेंट्स ब्लड प्रेशर वाज दिस, हिज टेम्परेचर वाज दिस, एंड में हाँ थर्मोमीटर निकलवा लेना। टेम्परेचर वाज दिस, हिज रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स वाज दिस, जो जितना भी आया था। फिर बाद में सबसे पहले आपने बतानी है पॉजिटिव फाइंडिंग्स कि जो जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिली थी हमारे पेशेंट को, कि वेदर माई पेशेंट हैड क्लबिंग या माई पेशेंट हैड कहते हैं पैलर इन हिज हैंड्स विच शो दैट ही दैट विच विल शो दैट ही हैज़ अनीमिया। अब अनीमिया कौन सी तरह का अनीमिया वो हमें नहीं पता, आयरन डेफिशिएंसी है या अनीमिया फ्रॉन डिजीज़ है, वो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू चेक करेंगे। पहले पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी, पॉजिटिव के बाद फिर सारी नॉर्मल फाइंडिंग्स बतानी है। फिर जो भी एग्जामिनर सवाल करेगा वो उसके ऊपर होगा कि क्या सवाल करेगा। तो खैर इस तरह पूरी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चलती है। आई होप मैंने कोई चीज़ छोड़ी ना होगा, कोई चीज़ छोड़ी हुई तो क्या कहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे ये थी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, होपफुली ये 3.5 मिनट में आराम से हो जाती है। सो थैंक यू।